दोस्तों नमस्कार। आज हम दो अहम खबरों की बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूं कहें टीवी न्यूज़ चैनलों से तो बिल्कुल ही गायब हैं। पहली खबर है डॉक्टर कफील खान को लेकर के और दूसरी खबर है जीडीपी को लेकर। इन दो खबरों पर आप कहीं भी बहस या चर्चा आपको देखने और सुनने को नहीं मिल रही होगी, जबकि ये दोनों खबरें राष्ट्र के हिसाब से बहुत ही अहम है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर कफील खान को लेकर के जो अहम खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश राज्य सरकार यानी योगी सरकार को दिए हैं। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार ने जो डॉक्टर कफील खान के ऊपर रासुका लगाया था उसको पूरी तरह से असंवैधानिक माना है और अवैध करार दिया है। इसका मतलब आप समझते हैं कि डॉक्टर कफील खान को अवैध तरीके से यानी असंवैधानिक तरीके से इतने दिनों तक जेल में रखा गया। अगर हम आपसे पूछें कि आपको बगैर गुनाह के 200 दिन जेल में रखा जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचिए ज़रा, डॉक्टर कफील खान को 200 दिन तक जेल में रखा गया, वो भी बिना किसी कसूर के। आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ। प्रदेश में सपा सरकार थी, योगी को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था एक मामले में और 11 दिनों तक वे जेल के अंदर थे। आपको ये भी बता दूं कि उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे और उन्हें गिरफ्तार करके 11 दिनों तक जेल में रखा गया था। उसकी रिहाई के बाद जब वे संसद पहुंचे थे तो संसद में लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी थे और उन्होंने लोकसभा स्पीकर यानी सोमनाथ चटर्जी के सामने रोते हुए यहाँ तक कहा था कि क्या मैं संसद का सदस्य हूँ या नहीं हूँ, मेरे अधिकारों की रक्षा क्या ये संसद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और भरे सदन योगी आदित्यनाथ फूट फूट कर रोने लगे थे। ये वीडियो तो आप सब ने देखा होगा और सुना होगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा और नहीं सुना है तो इस वीडियो को आप यूट्यूब पर खोज कर देख सकते हैं और सुन सकते हैं। वही योगी आदित्यनाथ आज सूबे के मुखिया हैं और डॉक्टर कफील खान को 200 दिनों तक बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी गुनाह के जेल में रखा। हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में जो दलील दी, जो आदेश दिए, वो जानकर तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। जिस भाषण को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डॉक्टर कफील खान पर रासुका यानी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया था, उसको लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि ये भाषण तो देश को जोड़ने वाला है, ना कि तोड़ने वाला। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि डॉक्टर कफील खान ने अलीगढ़ में जो बयान दिया था वो देश को जोड़ने वाला है, ना कि देश को तोड़ने वाला। और डॉक्टर कफील खान के उसी बयान को आधार बनाकर उनके ऊपर रासुका लगाई गई थी। तो दोस्तों अब आप ये सोचिए कि जो योगी आदित्यनाथ 11 दिन जेल में रहने के बाद संसद में फूट फूट कर रो पड़े थे, वह क्या डॉक्टर कफील खान को जो यातनाएं दी गई और 200 दिन तक जो उनके परिवार को और उन्हें सताया गया, क्या वो 200 दिन उनके वे वापस लौटा सकते हैं? और क्या इस सरकार पर इस तरह की ज्यादतियों को लेकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसी व्यवस्थाएं न्यायपालिका में नहीं होनी चाहिए? इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं जीडीपी की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जीडीपी 23.9 पॉइंट माइनस में जा चुकी है। ये प्रधानमंत्री मोदी की अथक मेहनत का नतीजा है। जैसा कि आप अक्सर सुनते आए हैं 2014 से जब तक मोदी जी की सरकार बनी है, आप ये अक्सर सुनते रहते हैं कि मोदी जी ने ये ऐतिहासिक फैसला किया, मोदी जी ने वो ऐतिहासिक फैसला किया। मोदी जी के कार्यकाल में ये भी ऐतिहासिक हुआ है कि 40 सालों में पहली बार जीडीपी रसातल में चली गई है। ऐसा पहली बार हुआ है। और दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि कोरोना काल है। जीडीपी 2017 से लगातार नीचे जा रही थी, जिसको लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार सरकार को चेता रहे थे, देश को बता रहे थे। लेकिन ये देश न जाने किस खुमारी में है। राहुल गांधी जैसे कुछ बोलते हैं
उन्हें न जाने क्या क्या साबित करके उनकी बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो राहुल गांधी बहुत पहले ही बोल चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। आखिर जीडीपी जो इतनी नीचे चली गई, इसको उठाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव बल्लभ ने क्या कहा, वो भी सुनिए जरा। नमस्कार साथियों, आज सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले क्वार्टर की जीडीपी की घोषणा की। ध्यान रहे 1996 से जब से क्वार्टरली जीडीपी के घोषणा का आरंभ किया गया, जब से लेकर आज तक ये जीडीपी की सबसे बड़ी गिरावट है। आज जीडीपी ग्रो नहीं करी है। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई है, डी ग्रोथ हुई है -23.9% की। ध्यान रहे, इस 23.9% की डी ग्रोथ में एमएसएमई और इनफॉर्मल इकोनॉमी को अभी तक नहीं जोड़ा गया है। देश के सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि यदि हम एमएसएमई और इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो कि लॉकडाउन में सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, अगर उनको भी हम जोड़ लें तो ये जीडीपी की डी ग्रोथ जो आज -23.9% सरकार बता रही है, ये -30 से -35% पर जाके गिरेगी। साथियों, सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? ये एक्ट ऑफ गॉड के कारण नहीं हुआ, क्योंकि इससे पिछले क्वार्टर में भी जीडीपी 3.1% पर आके गिर चुकी थी। उसमें कोरोना का कोई प्रभाव नहीं था। पिछले 2 सालों में क्वार्टर दर क्वार्टर जीडीपी गिरी है, सिवाय एक क्वार्टर के जिसमें 0.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ है और इससे बाहर निकलने के क्या उपाय है। इसको समझने के लिए हमें इकोनॉमी को 2 भागों में विभाजित करना होगा, अर्बन इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी। अर्बन इकोनॉमी में सेंटीमेंट्स के, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स का बहुत बड़ा अभाव है। लोगों की नौकरियां जा रही है, सर्विस सेक्टर डीग्रो कर रहा है, लोगों की सैलरी में कटौती की जा रही है। वहां पे पॉजिटिव सेंटीमेंट्स का संचार करना पड़ेगा। और रूरल इकोनॉमी जो आज अर्बन इकोनॉमी से बेहतर कर रही है, क्योंकि जिस चीज का माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर मजाक उड़ाया करते थे, मनरेगा का, आज उसी के कारण रूरल इकोनॉमी मार्जिनली अर्बन इकोनॉमी से बेटर कर रही है। तो अब इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है? इससे बाहर निकलने के 4 उपाय है। नंबर 1, अर्बन इकोनॉमी में और सर्विस सेक्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स का सृजन करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को मोर के साथ नहीं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जो चैंपियंस हैं उनके साथ बैठक करनी पड़ेगी। उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। कैसे नई जॉब्स का क्रिएशन होगा सर्विस सेक्टर में, इसका ब्लूप्रिंट देना होगा देश को। और जो जॉब लॉस हुआ है उन लोगों को डायरेक्ट कैश सपोर्ट करके एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन देना पड़ेगा। दूसरा, रूरल इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस आपको डिजाइन करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको इकोनॉमिस्ट्स की बात करनी पड़ेगी, किस तरह रूरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को किस तरह रूरल सेक्टर में डालने के लिए प्रेरित किया जाए, इसकी योजनाएं बनानी पड़ेगी। नंबर 3 बात, जो एमएसएमई सेक्टर है उसको लोन की खुराक नहीं, हैंड होल्डिंग की जरूरत है। उसको लिक्विडिटी देनी पड़ेगी, उसको कैश सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रहे एमएसएमई का जीडीपी में कुल योगदान लगभग 30 से 35% के बीच है। और नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव योजना लानी पड़ेगी। वो शेर वाली मेक इन इंडिया नहीं, क्योंकि वो शेर तो चीन की गलियों में घूम रहा है। ऐसी योजना जिससे मैन्युफैक्चरर्स को कुछ इंसेंटिव मिले, उनको लेबर मुहैया करानी पड़ेगी। और लेबर मुहैया कराने के लिए जो माइग्रेंट्स गांव की ओर जा चुके हैं उनको वापस पॉजिटिव संचार देना पड़ेगा। उनके खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करके उनमें एक पॉजिटिविटी भरनी पड़ेगी। जब भी कंजम्पशन बढ़ेगा, जब भी डिमांड बढ़ेगी और उस डिमांड के लिए सप्लाई बढ़ेगी। अन्यथा ये माइनस का सिलसिला क्वार्टर दर क्वार्टर चलता रहेगा। मैं सरकार से विनती करता हूं कि आप कुत्तों की बात तो करते हो, पर इन जीडीपी की बात भी कर लीजिए। एक बार पूरी मन की बात सिर्फ जीडीपी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर कर लीजिए। तो आपने सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता का क्या कहना है और उनका सुझाव क्या है कि जीडीपी को किस तरह से ऊपर उठाया जाए। लेकिन अगर आप
मोदी सरकार की प्रायोरिटीज़ पर जाएंगे। 2014 से लेकर और अब तक मोदी सरकार की प्रायोरिटीज़ क्या है। ऐसे में आपके घर में खाने को है, नहीं है, नौकरी है, नहीं है, इसकी सरकार परवाह क्यों करे? अगर आपको ही इस बात की परवाह नहीं है कि रोजगार लोगों का छिन रहा है, लोगों के घरों में पैसे नहीं आ रहे हैं, अगर इसको लेकर आप भी चिंतित नहीं हैं, आप सरकार की वाहवाही किए जा रहे हैं, तो सरकार इन मसलों को लेकर फिक्रमंद क्यों हो? दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। नमस्कार।